जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है 1100 टैंकर को हरी झंडी दिखा रही है। दिल्ली देश की राजधानी जिसके अंदर 20% आबादी को आज की तारीख में नल से पानी नहीं मिल रहा है। कि पूरे देश में इस समय 20% भी सक्सेसफुल नहीं है। हर घर जल योजना जो मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, उसका असल उद्देश्य अपने प्रिय ठेकेदारों को काम देना था। आजादी में हर जिले में 75 तालाब बनाने की जो योजना थी, नए तो कोई नहीं बने, पुराने का कंस्ट्रक्शन होना था, वो सुपर फ्लॉप योजना रही। उसमें पूरे पैसे खा गए ये लोग। अटल भूजल संवर्धन योजना है, वो खुद मंत्रिमंडल में स्वीकार किया जाता है कि फ्लॉप हो गई। राइट, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि वंदे भारत इज ससेप्टेबल टू दिस डेंजर, आई थिंक गवर्नमेंट को इमीडिएटली जो है कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। ये छद्म लोग हैं। छद्म लोग इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 2014 में देश में बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी थी। बुलेट ट्रेन चल नहीं पाई, तो बुलेट ट्रेन सही की आगे से चुकी है, दिखती है वंदे भारत। तो इसके जरिए ये छोटे शहर के लोग उनको बेवकूफ बना सकते हैं कि देखो बुलेट ट्रेन चल गई है आपके यहाँ। जबकि निशिकांत दुबे पिछले 2 साल से पार्लियामेंट में जिस तरीके से बिलो द बेल्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में बातचीत करते हैं, घटियापन की पराकाष्ठा कहते हैं, और बाकी सब अड्डा बड्डा सब बैठ के ताली हो जाते थे। कहा ना, लंपट ब्रिगेड है ये पॉइजनस एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट है सोसाइटी में, और इनको एनकरेज किया जा रहा है कुणाल, क्योंकि हमारी जो वो पब्लिक है ना, उनको मजा आता है, उस पब्लिक की डिजायर को ये फुलफिल करते हैं। देखो क्या गवर्नर को एक पब्लिक प्रोग्राम में जाके कहने जाए था जय श्री राम जय श्री राम। जैसे पूरे समाज में निराशा का ऐसा माहौल स्थापित करना चाहते हैं जिसमें वो एक था ना, तिमरी कहता था कि अंधेरे का राज कायम हो। यानी आप इतने निराश हो जाने के बाद लगे कि जो हो रहा है ये हमारी नियति है। पंकज जी, वाइस प्रेसिडेंट ये बात कह रहा है, भारत को राष्ट्रपति की बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर आर्टिकल 142। आप सोचो फिर ये देश चलेगा कैसे जब भारत को राष्ट्रपति को भरोसा नहीं है। भाई देखिए, निशिकांत दुबे कौन है? निशिकांत दुबे की MBA और डॉक्टरेट की दोनों डिग्री संदिग्ध है। उसके ऊपर गोड्डा के एक मेडिकल कॉलेज पे कब्जा करने का पूरा आरोप है ना। देखिए, पहले भी त्रिभाषा फार्मूला, जो आजादी के बाद त्रिभाषा फार्मूला फेल किसने किया था? गोवरपट्टी के लोगों ने। गोवरपट्टी के लोगों ने क्या किया? हिंदी ली, अंग्रेजी ली और संस्कृत ले ली। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं पंकज चतुर्वेदी जी और अश्विनी शंकर। आप दोनों का स्वागत है। पंकज जी, आज डिस्कशन करने के लिए हैं तो तमाम खबरें, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जो सबसे पहली खबर है वहां से शुरुआत करना चाहूंगा मैं। उसमें एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। उसमें जो हर घर जल जो योजना है, जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से 2019 में शुरू की थी, उस योजना का बजट इन्होंने 46% कट कर दिया है। जल शक्ति मंत्रालय और भी बजट की मांग कर रहा था। पहली बात तो ये था कि ये योजना 2024 तक पूरी हो जानी चाहिए थी। जो प्रधानमंत्री दावा कर रहे थे कि 2024 तक हर घर तक नल वाला जल पहुंचा देंगे, वो 2024 नहीं हुआ, अभी 2028 तक बढ़ गई है। और इसमें जल शक्ति मंत्रालय जितना फंड मांग रहा था, उस फंड को 46% कट कर दिया और ओनस डाल दिया राज्यों पर। कहा है कि राज्य जो है उन्होंने कॉस्ट बढ़ाई है और अब ये राज्य इसकी भरपाई करेंगे। जबकि असली बात यह है कि 16 राज्य ऐसे हैं इस देश में जहां भाजपा या फिर भाजपा के अलायंस में सरकारें चल रही हैं। तो एक तरीके से वो अपने ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं इसमें। लेकिन उसके अंदर इस योजना की जो सबसे बड़ी चीज है, हर घर जल योजना जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कम काम की, असफल की, उसमें सबसे एक नंबर पे वेस्ट बंगाल है, जिनसे शायद 12% काम भी नहीं हुआ है। उसके बाद में शायद तमिलनाडु है उसका नाम। तो केवल राजस्थान उसके अंदर एक ऐसा राज्य है 5 राज्यों में जिसमें आता है कि यहाँ पर सबसे कम काम हुआ है। दूसरी चीज ये कि हर घर जल योजना इस तरीके से फ्लॉप है, उसकी बानगी आपको देखना तो आज दिल्ली के छपे हुए सब अखबार देखिए, जिसके अंदर जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है 1100 टैंकर को हरी झंडी दिखा रही है। दिल्ली देश की राजधानी जिसके अंदर 20% आबादी को आज की तारीख में नल से पानी नहीं मिल रहा है, तो आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? दूसरी चीज आपको और बता दूं कि यदि नागरिक समाज की ओर से इस हर घर जल योजना की यदि इंडिपेंडेंट सर्वे कराया जाए तो आपको बता दूंगा कि पूरे देश में इस समय 20% भी सक्सेसफुल नहीं है। कम से कम पूरे बुंदेलखंड और बघेलखंड में तो इस समय हर घर जल योजना
पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि उसका कारण है कि हर घर जल योजना जो मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई थी, उसका असल उद्देश्य अपने प्रिय ठेकेदारों को काम देना था। तो उन्होंने लाइनें बिछा दी और टंकी बना दी, लेकिन उसमें पानी कहाँ से आएगा? और टंकी के लिए मोटर जो चल रही है उसके लिए बिजली कहाँ से आएगी? इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। जितनी जगह भी हर घर जल योजना चली, मेरे पास जो आंकड़ा है 84% जगह पर इसके पानी की सप्लाई का जिम्मेवारी ग्राउंड वाटर को दी गई। और गर्मी में वो ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट डेड वाटर हो चुका है। सेकेंडली, ग्राउंड वाटर को पंप से पुश करना और घरों तक पहुंचाना एक दूसरा चैलेंज था, जिसके अंदर विलेज लेवल पर बिजली की सप्लाई और पानी की रेगुलेटरी, ये दोनों संकट अपने साथ चले। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जाम्बा एक विलेज है, कैथल जिले का प्रोग्रेसिव विलेज है। उस गांव में कोई भी कच्चा मकान नहीं है, मेन रोड पे है, जी। कैथल पे। उस विलेज में हर घर जल योजना के अंतर्गत 2 साल पहले लोगों को बोला गया कि अब आपको बाहर से पानी नहीं लाना, घर से ही पानी मिलेगा। सबके घर नल ठोक दिए। गांव के एक ट्यूबवेल से पानी सप्लाई करना शुरू किया गया। उसके अंदर कई बार क्लोरीन वोलिन मिला के करने लगे। सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे पानी आ रहा था। लोगों ने 40 रुपए देना भी बंद कर दिए। जब मैं वहां पर गया, उनसे पूछा भैया पैसा क्यों नहीं दे रहे? बोले पानी तो पूरा आता ही नहीं है। तो भाई, हमने बोला आपको पीने को कितना पानी चाहिए? बोले पीने को पानी तो चाहिए, लेकिन मेरे ढांढे जो है यानी ढोर हैं, उनको नहलाने को तो पानी आता ही नहीं है। हम हम्म। लोग अभी तक लोगों को हर घर जल योजना का जो मूल उद्देश्य था कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, बाकी जो वैकल्पिक कार्य थे उसके लिए आपके जो पारंपरिक स्रोत थे। अब उस गांव में इतनी बड़ी जोहड़ है, इसमें साल भर पानी रहता है। वो जोहड़ पहले साफ रहती थी, लेकिन जैसे जैसे उस गांव में पक्के मकान बनने शुरू हुए, सबकी गंदी नाली का निस्तार उसके अंदर कर दिया। अब वो जो जोहड़ है उसका पानी किसी काम का नहीं रह गया। हम लोग जो है हर घर जल योजना का जो कॉन्सेप्ट है, वो ही हम्म। एक फ्लॉप कॉन्सेप्ट था। वो केवल ठेकेदारों को पैसा देने के लिए था। और इसमें कहीं कोई शक नहीं कि अधिकांश राज्य सरकारों में ये ठेके देने में जो कोताही हुई, कई कई जगह कंप्लेंट्स आई, कुछ जगह फर्जी काम आए, उसके कारण सब जगह एस्केलेशन हुए। ये बिल्कुल ठीक। योजना की असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि इनने उल्टा शुरू किया। पहले घर में टोंटी लगा दी। यदि मेरे शरीर का इंसान इस प्लान को करता, तो पहले देखता कि इस गांव में लोकल वाटर का रिसोर्स क्या है जिससे मैं सप्लाई करूंगा। मैं बुंदेलखंड के मेन रोड के गांव का, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह के बता रहा हूँ। वहां पर पिछले 1.5 महीने से सबके नल सूखे हैं। इसका मतलब ये है अश्विनी की सरकार ने मूल समस्या पर ध्यान नहीं दिया। आंकड़ों में तो सरकार बता रही है कि उसने इन 5 सालों में लगभग 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा दिया है, लेकिन जिस किस्म की समस्या पंकज जी बता रहे हैं वो तो बहुत जेन्युइन है ना, कि जब आपके पास रिसोर्स ही नहीं, आपने मान लीजिए टंकी लगा दी, आपने पाइप बिछा दिया, आपने टोटी लगा दी, पर पानी कहाँ से लाएंगे? एग्जैक्टली कुणाल, देखो पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे अभी पंकज जी ने कहा, आई एम ऑन द सेम पेज एट व्हाट पंकज जी हैज सेड, कि हमारी जो मेजर फ्लॉ है वो हमारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर है। हमारी पॉलिसी मेकिंग गड़बड़ हो जाती है तो उसका जो ग्राउंड रिजल्ट आता है वो भी डिजास्टर हो जाता है। ये जो आपका जल जीवन मिशन लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2019 में, और ये टारगेटेड था कि बाय 2024 दिसंबर समझ हम 24 तक था। 16 करोड़ लोगों को टैप वाटर मुहैया करा देंगे। ठीक है। बिल्कुल। हाल आप ये हमारे पास, अगर आप यूरोप जाते हैं तो वहां पर एक वो टर्म यूज करते हैं, पोटेबल वाटर, कि आप चलते चलते पोर्टेबल। अगर आपके पास कोई नदी निकल रहा है, आप नदी से पानी उठा के पी सकते हो, उसको बोलते हैं पोटेबल वाटर, कि जो पानी पिया जा सकता है। अब आप सोचो, जैसे पंकज जी ने भी एक बात कही कि जब हम ये डिजाइन कर रहे हैं इस पॉलिसी को, तो क्या हमने इस बारे में सोचा कुणाल कि जो हमारे लोकल लेवल पर जो हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं, क्यों ना हम उसको रीजनरेट करें, राइट? बनिस्पत इसके कि हम टैप्स को कनेक्ट कर दें, उसके बाद टैप आज की डेट में ड्राई हो गए हैं। अब आपकी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि सर जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है,
पहले कॉस्ट 30,000 आती थी टैप इंस्टॉलेशन की, आज वो कॉस्ट आ रही है 1,37,500. Therefore, this scheme is creating a huge fiscal burden on the government. Therefore, let us cut 46% and put the जो ये सरकार हमेशा करती रही है, put the onus of responsibility on the shoulders of the state government. तो वही हो रहा है कुणाल. और जब भैया आप एक बात सोचिए, मैं विश्व गुरु बनना चाहता हूँ, तो मैं विश्व गुरु कैसे बनूंगा? भाई पानी जो है वन ऑफ द मोस्ट बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है, राइट? और आज हम 2000 बैठे हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है, और आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर हम टैप वाटर्स को कनेक्ट करेंगे. दिस इज गांव समथिंग. नहीं, दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में, दिल्ली में आप मैं सिर्फ सोचिए. दिल्ली की बात कर रहा हूँ। इंडिया की, जैसे एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली है, वहां पर आज फ्रंट पेज पे न्यूज है कि कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वाटर टैंकर्स को जो है इनॉग्रेट कर रही है जगह जगह. यानी कि हमारे यहाँ पर वाटर सप्लाई है ही नहीं. तो ये वो फेलियर एक्सेप्ट कर चुकी हैं अपना. 20% शहर में नहीं, 20% शहर में नहीं. हाँ, इसका ना और इवन आपको बताएं कि द सेम थिंग, दो योजना सरकार की, और बता रहा हूँ जो फ्लॉप हुई है. पहला है शौचालय बनाने वाली. शौचालय वाली बनाने योजना वाले के साथ तो ये किया इन्होंने कि गांव में कहीं भी निस्तार नहीं बनाया और शौचालय बना दिए, जिससे अब गांव में कोई व्यक्ति खुले में सो नहीं सकता, इतने मच्छर हो गए. दूसरी इनकी योजना थी ये अमृत सरोवर तालाब. आजादी में हर जिले में 75 तालाब बनाने की जो योजना थी, नए तो कोई नहीं बने, पुराने का कंस्ट्रक्शन होना था. वो सुपर फ्लॉप योजना रही इनकी, उसमें पूरे पैसे खा गए ये लोग मिलके. क्योंकि यदि इनकी गणना के हिसाब से हर जो आंकड़े वेबसाइट पे थे, अब तो वेबसाइट से आंकड़े हट गए, 24 लाख के आसपास तालाबों को इन्होंने नया बना दिया था. यदि वास्तव में वो हो गया होता तो जो हमारे देश का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो तो अपने आप हो जाना था. जबकि उसी तरफ हम अटल भूजल संवर्धन योजना है, वो खुद मंत्रिमंडल में स्वीकार किया जाता है कि फ्लॉप हो गई. तो यदि अमृत जल योजना सफल हो गई है तो अटल भूजल कैसे फ्लॉप होगी? यदि आपने 24 लाख तालाब बना दिए थे तो वो तो योजना को असफल नहीं होना था, क्योंकि भूजल का विचार तो उसी से है. तो ये जो है ये आंकड़ों की सरकार है. आंकड़ों में ये अच्छे घोड़े दौड़ाते हैं, बड़ी अच्छी छवि दिखाते हैं. बार बार आप देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश की योगी जी जिस दिन कहते हैं कि हमारे यहाँ माफिया खत्म हो गया है, हमारे यहाँ गुंडागर्दी नहीं होती, उस दिन हर जिले से कम 5 खबरें महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की ही आ जाती है. तो मुंह में राम बगल में नाथुराम वाले लोग हैं लोग, झूठ बोलने की आदत है. अश्विनी, एक खबर और आपके सामने आई होगी, ये जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की जो रिपोर्ट है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट, ये हर जगह नहीं दिख रही है मुझे, पर ये रिपोर्ट ये कहती है, द इंडेक्सेस की है कि ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जो वंदे भारत ट्रेन है, जो कि प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप ट्रेन है, प्रधानमंत्री हर जगह पहुंच जाते हैं इस ट्रेन का अगर इनॉग्रेशन करना होता है तो ये ट्रेन सेफ्टी मेजर्स पर, सेफ्टी मानकों पर खरी नहीं उतरती है. यहां तक यह है कि अगर कोई गाय भी तेज रफ्तार ट्रेन से टकरा जाए तो डैमेज ज्यादा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है और जनहानि हो सकती है. सोचिए, लगभग 136 ट्रेनें चल रही हैं और एक तरीके से देखा जाए तो डिजास्टर पर चल रहा है देश, क्योंकि ये ट्रेन बड़ी फेमस है. कुणाल देखो, कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी इन हाउस सबसे बड़ा सिक्योरिटी रेगुलेशन बॉडी है इंडियन रेलवेज में, और उनकी रिपोर्ट अपने आप में एक वेट कैरी करती है, राइट? अगर वो ये बात कह रहे हैं कि वंदे भारत इज ससेप्टेबल टू दिस डेंजर, आई थिंक गवर्नमेंट को इमीडिएटली जो है कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लेने चाहिए. बिकॉज एट प्रेजेंट वंदे भारत इज रनिंग ऑलमोस्ट ऑन एवरी मेजर रूट इन इंडिया, ठीक है? अब हो क्या रहा है कुणाल कि हम पैम मतलब कि इतना ज्यादा पॉम्प एंड जॉय क्रिएट कर रहे हैं कि वंदे भारत चल जाएगी, हम बुलेट ट्रेन ले आएंगे, लेकिन जो हमारा स्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवेज का वो ऑलरेडी डिलिपिटेटेड कंडीशन में है कुणाल. हमने देखा अभी जो उड़ीसा में इतना भयंकर एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उस पर इमीडिएटली जो सेफ्टी कंसर्न्स होने चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो नहीं होते हैं कुणाल. तो अभी इंडियन रेलवेज का जो पूरा मैमूथ इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस इंडिया, उसको रिजुविनेट करने की जरूरत है कुणाल. बनिस्पत इसकी कि हम वंदे भारत न्यू ट्रेन हमने लॉन्च कर दी विदाउट लुकिंग इनटू द
कि उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसके। So that is what is this is a very serious concern raised by the Commission for Railway Safety. और पंकज जी आप देखें तो ये एक अलग बात है कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट आ गई है, पर हम सब ने देखा है, अखबारों में देखा है कि किस तरीके से गाय टकरा जाती है तो जो ट्रेन का इंजन होता है वो डैमेज हो जा रहा है, ट्रेन के डिब्बे डैमेज हो जा रहे हैं। तो ये तो खबरों में बहुत पहले से रहा है, ये कोई नहीं, नई एवं बात तो उसके है। अंदर ये सेफ्टी कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा है कि चूंकि क्या है कि उसका इंजन और जो पहला डिब्बा है, फर्स्ट शुरुआत के डिब्बे हैं, वो कंपेरेटिवली वजन में हल्के हैं। इसलिए क्या होता है कि जब जैसे ही कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शन आता है या कोई मवेशी आ जाता है, तो दुर्घटना बहुत बड़ी होने की संभावना हो जाती है। ये इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। तो हम्म और इवन देखिए ना कि है क्या, ये सब जो जैसे होता है ना कि ये छद्म लोग हैं। छद्म लोग इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 2014 में देश में बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी थी। बुलेट ट्रेन चल नहीं पाई, तो बुलेट ट्रेन सही की आगे से चुकी है, दिखती है वंदे भारत। हम्म तो इसके जरिए ये जो छोटे शहर के लोग हैं उनको बेवकूफ बना सकते हैं कि देखो बुलेट ट्रेन चल गई है आपके यहाँ भी। जबकि ईमानदारी की बात बताऊं कि भोपाल दिल्ली से झांसी चलने वाली शताब्दी, वंदे भारत और एक कोई ट्रेन है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी सुपर फास्ट है। उनके टाइमिंग्स में लेकर कोई बहुत फर्क नहीं है, आधे से 1 घंटे का फर्क है। खाने की क्वालिटी तीनों की बराबरी घटिया है, और टिकट का अंतर जरूर हर एक का 50-50% बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम्म उसी ट्रैक पे चल रही है ना। देखिए कोई अलग ट्रैक तो है नहीं, ट्रैक की आपकी हम्म कैपेसिटी नहीं है उतनी। उतना ट्रैक आपने मल्टीपल ट्रैक्स नहीं है कि जो इतनी सारी आगे ट्रेन या गुड्स ट्रेन है उनको इंटरसेक्शन पे गुजार सकें। जहां पर छोटे स्टेशन होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल पटरी होती है, वहां पर जब दूसरी ट्रेन को खड़ा करते हैं तब आपकी ट्रेन निकलती है। तो जाहिर है कि आप जो एक रूप गति है उस पे तो आपकी ट्रेन वैसे ही नहीं चल रही। बस ये कि आगे से वो बुलेट ट्रेन टाइप दिखने लगी है। और उसमें बहुत पहले जब चली थी तब भी चर्चा आई थी कि उसका प्लास्टिक की बॉडी है, इसीलिए वो बार बार डैमेज हो रही। इधर गाजियाबाद और के आसपास जो वेस्टर्न यूपी में तो शुरुआत में गधे, गाय, घोड़े, नील गाय, न जाने क्या क्या घुसी थी। फिर बाद में बोल दिया गया था मोदी जी ने कि पूरी ये सब कोई साजिश कर रहा है ट्रेन को फेल करने की, है ना। तो सरकार का लॉजिक इसमें ये था, ये पंकज जी की ये ट्रेन चूंकि हाई स्पीड को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इसलिए इसके सेमी डिब्बे हाई हल्के। स्पीड, हाँ, इसलिए सेमी इसलिए हाई इसके डिब्बे स्पीड हल्के, इसलिए इसके डिब्बे हल्के रखे गए हैं, इसलिए इसका इंजन हल्का रखा शुरुआत। गया है। हाँ, हाँ, हाँ। तो हल्का रखने का मतलब ये है कि आप हवा में उड़ा तो नहीं ट्रेन ना, जमीन में तो चलनी होगी ना। आपके जीवन की कीमत भी हल्की कर दी ना हमने। असल बिल्कुल चीज सही। तो ये है ना। और दूसरी चीज, एक चीज देखिए, आप बताएं कि जिन ट्रैक्स पे ट्रेन चलाई जा रही है, जैसे कि दिल्ली से झांसी, दिल्ली से हम्म लखनऊ, ये हम्म ट्रैक्स पे ऑलरेडी 50-50 ट्रेन है। कोई टाइमिंग का बहुत फर्क पड़ नहीं रहा है। जिसको हम्म बहुत जल्दी चाहिए वो उससे थोड़ा सा पैसा लगा के जहाज में सफर कर ले रहा है। आप ये भी सोचिए कि हमको इस जल्दबाजी के निर्णय की क्या जरूरत थी। असल फैसला ये है कि हमारे यहाँ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, रेलवे के जो दो महत्वपूर्ण चीज थी, दो हिस्से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, उन दोनों के सभी मेजर्स और इंस्ट्रक्शन को दरकिनार करके ये हुक्के समूह निकले वाली ट्रेन चलाने की जो शौक चल गया है, हम्म सही ये बात है। और त्रासदी है। आपने कहा ना कि ये जो लोग जहाज में मतलब सफर कर ले रहे हैं, हवाई जहाज में, तो हवाई जहाज में सफर तो कर ले रहे हैं, जब उतरते हैं तब उनकी खाल उतरी हुई होती है, खाल खाल उनकी बहुत घायल होती है। इतना महंगा टिकट है, इतना ज्यादा महंगा टिकट है कि लोग अब भाई मोदी जी तो कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ जो हवाई चप्पल पहने हो, जो 100 रुपए भी कमा रहा हो, जो 200 रुपए कमा रहा हो, वो हवाई जहाज में सफर करे। आज जो 1 लाख कमा रहा है आप उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो हवाई जहाज में सफर कर ले। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। उनका कहना था मजबूरी में जब हवाई जहाज पे चढ़ जाए, नीचे उतरे तो हवाई चप्पल में उतरे, आपका सब कुछ बिक जाए। थोड़ा सा समझने में फर्क था और कुछ नहीं। हाँ, हमारी समझ है ही ना। कमजोर होगी, और मुझे लगता है कि हम सबकी समझ कमजोर है। सबसे ज्यादा जो समझ पूर्ण है नरेंद्र वो मोदी है, की है। हाँ वो है इनकी, नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी से इस ज्यादा उनके उनके सिपह सलारों की है, जैसे निशिकांत दुबे की। निशिकांत, निशिकांत
हाँ, देखो, निशिकांत दुबे पे निशिकांत चर्चा दुबे करना को जरूरी नहीं लग रहा था पंकज जी, लेकिन इस आदमी ने देखिए, बिल्कुल आप समझिए कि हर स्तर पार कर दिया। ये कह रहा है कि सीजीआई गृह युद्ध अभी करवा रहे हैं। ये आप अभी कह रहे हैं ना, निशिकांत दुबे पिछले 2 साल से पार्लियामेंट में जिस तरीके से बिलो द बेल्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में बातचीत करते रहा है और कई मसलों पे बोलता रहा है, जिसको इन्हें घटियापन की पराकाष्ठा कहते हैं, और बाकी सब अड्डा बड्डा सब बैठ के ताली हो जाते थे, मोदी जी भी मुस्कुराते थे। तो जाहिर है कि जब आप इस प्रकार के जो भस्मासुर तैयार करेंगे, तो आपको भी तो आशीर्वाद उन्हीं से लेना है ना। ठीक बात है। सही है, और एक्चुअल लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, उनके यहाँ एक लंपट ब्रिगेड है, जिसको कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट अनुभाग, अलग से है उनका। जैसे अनुषंगी संगठन है ना, तो उसमें ज्यादा ज्यादा वो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वो जो शर्मा थी लड़की, वो जो पुरुषोत्तम। 6 सिक्योरिटी गार्ड लेके घूम रही, नुपुर शर्मा हुए, ये हरियाणा से अरुण यादव थे, ऐसे पूरा ये फ्रिंज एलिमेंट ब्रिगेड है। इनको सरकारी संरक्षण पूरा होता है, लेकिन क्या होता है कि इसको बोल देते हैं, जैसे सावरकर था, बोले सावरकर ने जैसे ही गांधी की हत्या में नाम आया, बोले आरएसएस का नहीं है। भाई आपका कोई मेंबरशिप तो है नहीं। ठीक है ना। इसी प्रकार से बीजेपी के भी फ्रिंज एलिमेंट अनुभाग अलग से है। उसके अंदर ऐसे लंपट लुच्चों को इकट्ठा करके रखा जाता है, जो कभी भी कुछ भी बोल सके और उनसे ये पल्ला झाड़ सके। वो आपका दिनेश शर्मा, जो आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है यूपी का, वो भी तो यही कह रहा है जो निशिकांत दुबे कह रहा है। वो भी तो उसी लेवल में बोल रहे हैं ना। पर इनकी भाषा बहुत जो खराब है। एक्चुअली अश्विनी, आप देखो कि ये मतलब आप जब तक सोनिया गांधी के बारे में बोल रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, तब तक आप नेताओं के बारे में बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, वो भी कोई उस बात को जायज नहीं ठहराया जा सकता। पर एक सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए आप जो है पूर्व अरे मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कह रहे हैं कि वो मुस्लिम आयुक्त है। मतलब आपकी कोई लिमिट वो ही नहीं वो कुछ भी बोलने संशोधन। की। जी कुणाल, जी आपकी जी बात अश्विनी। समझनी पड़ेगी कुणाल। ये देखो, जैसे अभी कहा ना, लंपट ब्रिगेड है ये पॉइजनस एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं सोसाइटी में, और इनको एनकरेज किया जा रहा है कुणाल, क्योंकि हमारी जो वो पब्लिक है ना, उनको मजा आता है, तो उस पब्लिक की डिजायर को ये फुलफिल करते हैं। मैं और आप इस बात को कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे एक पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि एक तरीके से वो जुडिशरी पर प्रेशर बना रहे हैं। इट इज काइंड ऑफ अ प्रेशर माउंटिंग टेक्निक्स बाय द रूलिंग गवर्नमेंट कि सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाए, सब सर्वियंट हो जाए सुप्रीम सब कोर्ट। सत्य। ये जबकि आप समझिए कुणाल, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का रोल है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि बिकॉज आप समझो, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर्स, उनके बात मालूम थी कि ऐसी पेचीदा सिचुएशंस क्रिएट होंगी कुणाल, जहां पर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि देखो, जो जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये बहुत नॉमिनल बात है कुणाल, कि लोग ड्रिवन करते हैं लोगों की चॉइस के साथ। ठीक है, अभी इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है इस देश के अंदर कि भाई हिंदू हो रहा है, और एक पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स हो गई है। लेकिन उसको स्टॉप कौन करेगा कुणाल? उसको स्टॉप करेगा सुप्रीम कोर्ट। जब गवर्नर गवर्नर अपना काम ही नहीं करेगा कुणाल। अब तमिलनाडु गवर्नर ने राष्ट्रपति को 10 बिल भेजे कुणाल, 10 में से राष्ट्रपति ने 2 बिल पे एसेंट दिया, 7 बिल पे एसेंट दिया ही नहीं। तो आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है कुणाल, वो तो ब्रेक हो जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, हम्म। गवर्नर रखा किस लिए गया था? गवर्नर, क्योंकि देखो, भारत के जो हमारा प्रीवियस जो हमारी सिविलाइजेशन का एक्सपीरियंस रहा कुणाल, वो ये रहा कि भाई हमारे जो प्रोविंसेस हैं, वो कई कई बार डिसइंटीग्रेट हो गए, तो इसलिए हम चाहते थे कि हमारा थोड़ा सेंटर का स्ट्रांग हो। लेकिन आज 2025 में वो फिलॉसफी काम नहीं करेगी, आज हम टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, और हमारा वी बिलीव इन फेडरल स्ट्रक्चर। हम चाहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एमर्ज हो इंडिया के अंदर, राइट? वो बिल्कुल। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे इमर्ज होगा? वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऐसे इमर्ज होगा जब गवर्नर एकेडमिशियंस होंगे, टेक्निकल एक्सपर्टीज के लोग गवर्नर अपॉइंट होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, गवर्नर्स आर एक्टिंग एज अ पॉलिटिकल एजेंट्स। अभी आप देखो, क्या गवर्नर को एक पब्लिक प्रोग्राम में जाके कहने जाए था जय श्री राम, जय श्री राम? मेरे लिए भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं। सीरियसली, आई रिस्पेक्ट हिम। और धनखड़ आई कौन है? रिस्पेक्ट। हाँ वो तो हाँ, पहले गवर्नर है। जब धनखड़ जो राइट, हरकत करता है, उसका क्या करोगे आप? बिल्कुल।
तो इसीलिए कुणाल हमको ये चीज इनग्रेन्ड नहीं करी जा रही है हमारे दिमाग में कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये संवैधानिक पद है, इनकी ना कोई जाति होती है ना इनका धर्म होता है, ये सबके बिल्कुल। वेलफेयर में काम करते हैं कुणाल। और खुद सोचिए पंकज जी कि वो आदमी कह रहे हैं, ये जो धनखड़ साहब हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल की तरह दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के पास, 24 घंटे सातों दिन वो जब चाहे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जब उन्होंने राम मंदिर फैसले में इसका इस्तेमाल किया तब बुरा नहीं लगा। 142 जो दी ही इसलिए केशवानंद भारती के जो फैसला है, जो 7 बनाम 6 पे गया था, सबसे बड़ी बेंच, 13 लोगों की बेंच ने किया, उसके अंदर सब कुछ क्लियर है कि संविधान की भूमिका क्या है, न्यायालय की भूमिका का, कौन किसके ऊपर ओवर पावर कर सकता है, किसको संविधान के कानून की व्याख्या करने का। केशवानंद भारती से बड़ा तो इसमें फैसला है ही नहीं। और तो वो निशिकांत महापुरुष दुबे है ना। जो व्यक्ति, नहीं पंकज जी, ये निशिकांत दुबे जो उपराष्ट्रपति हैं ये हमारे महापुरुष हैं। इनको दो ही चीजों से सबसे ज्यादा दिक्कत है। पहला जो केशवानंद भारती से निकला था वो आधारिक संरचना का सिद्धांत था, बेसिक बेसिक डॉक्ट्राइन। स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल के खिलाफ है उपराष्ट्रपति, कई बार बोल चुके हैं तो कि उसी के बेसिक खिलाफ स्ट्रक्चर है। क्या है, और 142 के खिलाफ हो गए। ये इनके खिलाफ नहीं है। देखिए, आप इनकी ब्रॉडर योजना समझिए। ये इन लोगों की 400 न आने की खींच है, जो बार बार बात है 400 आ जाते तो हम संविधान बदल देते। ये सब इनकी वेटिंग लिस्ट की चीजें थी, जो इनको करना था, जो 240 पे आने के कारण जो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हम्म, उनकी खींच है बार बार निकालने की। दूसरा चीज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मूल संरचना ये है कि सभी संस्थाओं को कमजोर और निकम्मा बना दिया जाए। तो उसके अंदर जुडिशरी को कमजोर बनाने के लिए उनको 142 बाधक लग रही है। अनुच्छेद 142 भी तो भारतीय संविधान का हिस्सा है ना, और भारत संविधान के मूल भावना है, उसको तो ये बदल नहीं सकते, हम्म, क्योंकि ये तो चाहते थे कि 400 सीट आए तो हम सब कुछ बदल दें। उसके लिए हम्म, 3/4 मेजोरिटी चाहिए थी इनको, 2/3 से काम चलना नहीं था, है ना। तो हम्म, इनकी जो खींच है, इनकी खींच आरएसएस की जो मूल मंशा थी इस हम्म, तीसरे टर्म को लेकर, उसको लेकर है। ईडी, सीबीआई, ईवीएम सबके बावजूद 240 पे टिके रह गए। तो असल चीज यही जा रही। देखिए, इन्होंने कितना दुर्भाग्य है कि हम जिस कार्यक्रम पे चर्चा कर रहे हैं आज का अखबार, अखबारों की विश्वसनीयता और अखबारों का सम्मान घटा दिया इन्होंने। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे उनका सम्मान घटा दिया इन्होंने। जो संसद और विधानसभा में बैठे लोग हैं उनका सम्मान घटा दिया निशिकांत दुबे सहित के लोगों का। ये ना, ये क्या है कि एक तरीके से पूरे समाज में निराशा का ऐसा माहौल स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें वो एक था ना, तिमरी कहता था कि अंधेरे का राज कायम हो। यानी आप इतने चलिए। निराश हो जाने उसके बाद लगे कि जो हो रहा है ये हमारी नियति है, क्योंकि नेहरू का भाषण नियति से साक्षात्कार था। तो हम्म, ये अपनी नीति से उस स्तर पे साक्षात्कार करना चाहते हैं कि आम आदमी असहाय है। हम्म, तो फिर भावना है, इनकी हम्म। भावना खराब है इस सब चीजों को लेकर। ये बार बार ऐसी ही क्योंकि चीजों पर ऐसा तो टारगेट। नहीं है कि भाई, जब प्रज्ञा ठाकुर कह रही थी कि गांधी के बारे में सब कुछ बोल दिया और मोदी जी ने बोला हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या सजा दी उसको, माफ नहीं जो उसको किया बस। माफ नहीं किया। नहीं कि माफ नहीं करके आपने क्या कर लिया उसका, है ना। बस यही तो प्रॉब्लम हो ऐसे ही गई थी। निशिकांत दुबे से नड्डा जी ने हाथ जोड़ लिया कि ये आधिकारिक नहीं है। दिनेश हम्म। शर्मा ने जो बोला वो आधिकारिक नहीं है। तो ये तो सही तरीका है, पार्टी में कोई किसी से कुछ भी बुलवा दो, बोलता है ऑफिशियल नहीं है तो उसका व्यक्तिगत राय। लेकिन सब उपराष्ट्रपति का वाइस और लेकिन आप क्या प्रेसिडेंट करेंगे ये बात बोल रहे हैं। लेकिन आप समझिए पंकज जी, वाइस प्रेसिडेंट ये बात कह रहा है, भारत को यही बात, उपराष्ट्रपति की बेसिक उसका क्या डॉक्ट्राइन करेंगे। स्ट्रक्चर आर्टिकल 142। आप सोचो फिर ये देश चलेगा कैसे जब भारत को वो उपराष्ट्रपति को भरोसा नहीं निरंकुश है। निरंकुश होना चाहते हैं। भाई देखिए, निशिकांत दुबे कौन है। निशिकांत दुबे की एमबीए और डॉक्टरेट की दोनों डिग्री संदिग्ध है। उसके ऊपर गोड्डा के एक मेडिकल कॉलेज पे कब्जा करने का पूरा आरोप है ना। हवाई अड्डे के हम्म, एटीएस में घुस के वो गड़बड़ कर आए थे, चूंकि सरकार उनकी है इसलिए सबको बचा लेती है।
या महुआ मोइत्रा ने जब ऐसा सवाल उठाए थे, तो अभी तो निशिकांत दुबे ने वो सवाल कैश लेके सवाल करना करके उसकी उसकी सदस्यता हटवा दी थी। और यही हमारे चेयर का निकम्मापन है। हमारे चेयर पे जो लोग बैठे हैं प्रोड्यूस हैं, वो पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए महुआ मोइत्रा की सदस्यता की थी। बिल्कुल पंकज जी, एक और है खबर मध्य प्रदेश की, शायद आपके सामने आई हो। अब क्या आप हुआ? सोचो कि वहां पर वो जो 70 साल का बुढ़ा है, वो अपनी वाइफ को दिखाने गया था, नौगांव से आया था वो। नौगांव हम्म। छतरपुर से 25 किलोमीटर दूर है। तो जाहिर है कि बुजुर्ग आदमी है, इंतजार कर रहा है। उसने डॉक्टर से सिर पे पूछ दिया कि मिश्रा जी हैं डॉक्टर साहब, कि हम्म। आप देर से क्यों आए। इस ओ। पर डॉक्टर साहब नाराज हो गए। बात ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा देर से ही आए थे डॉक्टर साहब। तो उन्होंने हम्म। कुछ राई कर दी, रख के बेचारे का चश्मा वश्मा टूट गया बूढ़े का। जोशी जी हैं पिटने वाले भी। हालांकि अब डॉक्टर भी सस्पेंड हो गया है, और जो वहां हम्म। पे एक्टिंग सीएमओ था अहिरवा, हम्म। वे भी सस्पेंड हो गए हैं। और एक हम्म। जो रेड क्रॉस का कर्मचारी था खरे, जो साथ में लात पकड़ के खींच रहा, उसकी हम्म। सर्विसेज खत्म कर दी गई हैं। तो देखिए क्या है कि सरकारी अस्पतालों, अब डॉक्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि इस बुढ़े ने मुझे मारा था, मैंने तो प्रतिक्रिया में ये किया। अब मुझको, वो इतना मूर्ख है, वो आदमी पहले चीज उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ये किया। यदि मैं आपको थप्पड़ मार दिया, लो मान लिया, तो आपके पास में ये हक है कि वो उसकी टांग पकड़ के डंडा डोली करके बाहर फेंक दे और लातों से मार दे। सही बात। जो और जो हॉस्पिटल सीआरपीसी है। सुपरिटेंडेंट ने किया, सुनी नहीं। ये सोचो आप, 77 साल, 77 ईयर ओल्ड के बूढ़े को घसीटते हुए ले गया वो। और ये कहा गया, पंकज जी बता रहे हैं एक वर्जन ये भी है कि वो कह रहे थे कि लाइन वो तोड़ रहा था, वो कतार तोड़ रहा था नहीं और नहीं, लाइन में, दूसरी लाइन में घुस रहा था, इस वजह वो से मैं कह रहा हूँ लाइन भी तोड़ रहा वो था। तो 70 वो साल तो के बूढ़े कुछ को आप भी कैसे है। मारे? नहीं, वो लाइन तोड़ने का मसला ही नहीं आया उसके अंदर। लाइन तोड़ देता तो अंदर कैसे घुस जाता। उसने तो केवल पूछा, डॉक्टर साहब आप देर से कहा यहाँ आए, इसे एक देर हम्म। लग गई। वो तो डकरिया को दिखाने लाया था, उसको तो खुद को दिखाना भी नहीं था। तानाशाही हवा में तो है झूठ। अश्विनी, तुम अच्छा क्या है बहुत कि अब सही। हम लोग एक गलती को स्वीकार करने का बनिस्बत बहुत सारे झूठ बोल के दूसरे पे हम्म। आरोप लगाने के आदी हो चुके हैं। सभी को मैं निशिकांत दुबे का जीन्स आ चुका है। वे मिश्रा हम्म। जी हैं, दुबे जी हैं। थोड़ा सा बिल्कुल। नीचे झुक के देखोगे तो दोनों के भूरी पतलून होगी, है ना। अश्विनी, तुम एक तो खबर के बारे में बता रहे थे, एक आर्टिकल के बारे में जिक्र कर रहे हाँ थे। कुणाल, मैं चाहता था कि आप लोगों का ध्यान में, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है और उसका हेडिंग है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश इज नो स्मॉल मैटर। उनका कहना यस, यह है कि जो आरएसएस की जो विजन है, वन नेशन वन लैंग्वेज, राइट, हम्म। हम्म। ये अपने आप में जो इंडिया में लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म है, जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी प्लूरलिटी है। है, उसको चैलेंज करता है यस। कुणाल। अब आप हम्म। देखो, आप इन्होंने जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, बिकॉज इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट का तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है, ठीक है। हम्म। वो कह रहे हम्म। हैं साहब हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला है। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है कुणाल, कि एक आपकी लोकल लैंग्वेज होगी तमिल, एक आपको इंडियन लैंग्वेज ले लीजिए, और एक आप इंग्लिश ले लीजिए। अब सुनने में कुणाल ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हम्म। हम्म। तो वो कहता है, तमिलनाडु के जो जो राइटर हैं, उन्होंने लिखा कि सर, इस सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा है, वेरी गुड। एक मेरी लोकल लैंग्वेज तमिल, एक मेरी और कोई मैं इंडियन लैंग्वेज ले लूंगा और इंग्लिश ले लूंगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ के देखते हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे कुणाल आप देख रहे हो, गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, वहां पर सब जगह हिंदी आ रही है, सब जगह हिंदी आ रही है। अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट, 70% डॉक्यूमेंट्स हिंदी में हो गए हैं, ठीक है। हिंदी इवन में। आर्मी के अंदर जो कमांड्स दी जा रही हैं, वो भी किस में दी जा रही है, हिंदी में दी जा रही है। अब आप सोचिए, तमिलनाडु का बच्चा जब ये देखता है, तो वो क्या पाता है, वो पाता है अगर मुझे हिंदी नहीं आई तो मैं पीछे रह जाऊंगा। आप समझ रहे हैं बात को। यानी कि हम्म। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो फॉर्मुलेट किया गया है एनईपी 2020 से, वो एक तरीके से हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है लोकल, हमारी जो रीजनल डायलेक्ट्स है। सेकंड, हम्म। दूसरी बात उन्होंने रेस करा इस आर्टिकल के, उन्होंने कहा, आप समझिए, ये लोग कहते हैं कि भाई
आप एज पर कि आप बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाइए, लोकल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दीजिए। अब जो गरीब तबका होता है कुणाल, आप समझो ये बात को, लेटर से मेरे पिताजी मूची हैं, ठीक है, मेरी उम्र 5-6 साल है। अब मेरे को यदि आप जूते बनाने का एक कार्य सिखा देंगे, तो मेरे माता पिता मुझे आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, मैं वही जूते बनाता रहूंगा कुणाल, और उनको भी मतलब पैसा सेम मिलने आप लगेगा, जिस मैं भी ट्रेड में उसी में करेंगे। यस। उसी ट्रेड में रह जाएंगे। तो कुणाल, हम्म, उसने इस आर्टिकल ने बहुत सीरियस इश्यूज को रेस किया है जो एनईपी 2020 आई है। नहीं, इवन ये मसला केवल इतना नहीं है। देखिए अश्विनी, जी। शायद मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया कि मैं एक ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, रतलाम जिले के जावरा में, जहाँ पर हमारे यहाँ त्रिभाषा फार्मूला था। हम्म, हम लोगों ने मैंने 1 साल बांग्ला पढ़ी, 1 साल गुजराती पढ़ी और 1 साल मराठी पढ़ी। 50 नंबर का पेपर होता था, आप पास हो चाहे ना, आपको एक लैंग्वेज लेनी है। यदि आज, जैसे शुरुआत में जब त्रिभाषा फार्मूले की बात आई थी, तो चौधरी देवीलाल ने अ, हम्म। हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज तेलुगु घोषित कर दी थी। तमिल तमिल। और मध्य प्रदेश में आप तमिल पढ़ाना शुरू करिए ना, उत्तर प्रदेश में हम्म, मलयालम शुरू कर दीजिए। हम ये नहीं कर रहे ना। देखिए पहले भी त्रिभाषा फार्मूला, जो आजादी के बाद त्रिभाषा फार्मूला फेल किसने किया था? गोवरपट्टी के लोगों ने। गोवरपट्टी के लोगों ने क्या किया? हिंदी ली, अंग्रेजी ली और संस्कृत ले ली। हम्म, ठीक है। केरला में, महाराष्ट्र में, बंगाल में वो हिंदी पढ़ा रहे थे सेकंड लैंग्वेज में, लेकिन हमने कहीं भी सेकंड लैंग्वेज में नहीं ली। तो ये जो भाषा की जो डाइवर्सिटी है, खूबसूरती है, इसको बचाने के लिए एक एक जो बात आती है कि पूरे देश की जैसे भी संपर्क भाषा अंग्रेजी है, वो कहते हैं कि हम्म, संपर्क भाषा को हिंदी बना ले, ऐसा उनकी भावना है। हम्म, ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल उठता है कि यदि मुझको अंग्रेजी की जगह कोई दूसरी भाषा को संपर्क भाषा बनाना है, अंग्रेजी तो अभी भी भारत के बहुत बड़े हिस्से को नहीं आती, तो फिर संपर्क भाषा में हम बांग्ला क्यों नहीं बना लें? यदि हमको सबको नया ही सिखाना है तो एक राज्य तो ऐसा होगा जिसमें सब बांग्ला बोलने वाले हैं। तेलुगु क्यों नहीं हम्म, बना ले? 2 राज्य की भाषा है। गुजराती बना लो भाई। बिल्कुल। और हमारी इसमें एक हमारी जो नियत है, नियत हम्म, खराब है इस मामले में। हम लोग जो आरएसएस का एजेंडा है, उसको भाषा के रूप में एक विभाजक के रूप में देख रहे हैं। मैं एक खबर की, एक आर्टिकल की जरूर कल चर्चा करना चाहूंगा। यदि आप लोगों ने देखा तौलीन सिंह का आर्टिकल, उसको हमारे पाठकों को, जो हमारे श्रोता हैं, उनको जरूर देखना चाहिए। जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जो 2014, यानी अब जो है कि जो एक सभ्य भारत था भाषा के मामले में, उसकी जो जंग है 2014 के बाद के बारबरिक इंडिया से हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर आरएसएस से लेकिन जुड़े हुए सर, लोग या इसकी तरफ से। लेकिन पंकज जी, ये तबलीन सिंह वही हैं जो बाद में कांग्रेस में हाँ हाँ, वही। मिसेस गांधी को बहुत गालियां देती थी और सारी नहीं कमियां नहीं, कांग्रेस पे वो निकालती थी। असल और मैं और अब जो इसीलिए है तो इस उसके लेख की बाद मोदी चर्चा जी कर की। रहा हूँ। हाँ हाँ। मैं इसीलिए तो इस लेख की चर्चा कर रहा हूँ कि जो अंधभक्त थे, उनकी आंख में कुछ जाला फूट किरकिरी आ गया गई। लगता है। कल्ला किल्ले निकले आए हैं रोशनी के। तो ये हम्म, पूरी एक स्टोरी है, कैसे इनके परिवार में पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, क्या है वो एक, यदि अपन हाँ पीछे हाँ, जाएंगे तो राइट बहुत राइट। सारी चीजें हैं। हाँ, ठीक है राइट। हाँ, तो ना? आशा कर ये तो ये आशा ही की जा सकती है कि जो किरकिरी नई किरकिरी आई है अंधभक्तों में, ये थोड़ा स्थायी हो, क्योंकि ये स्थायी नहीं कल होती इवन है अक्सर। इनका कल आलेख इवन इसके जरूर खेल ऊपर लिया राहुल जाता है। देव का भी एक वीडियो है। कल राहुल देव अच्छा। ने भी एक वीडियो प्रस्तुत किया इसके ऊपर। उन्होंने सोशल मीडिया पे बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा के ऊपर उन्होंने हम्म, कहा कि हम सब लोग, बाकी जो लोग हैं, उनको उन्हीं की भाषा में या उन्हीं की तरह का रिएक्ट ना करें, क्योंकि उससे जो भाषा है स्थापित होती चली जा रही है। यानी ये सोशल मीडिया से हमारे समाज में, हमारे समाज से हमारे घर में वो देनदीनी की भाषा बन जाएगी। यदि हम, जैसे कि ये शायद पर्सनली मैं बोलूं, मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो जिस भाषा में बात करता है, मैं उसी भाषा में जवाब देता हूँ। लेकिन राहुल देव की बात से मैं सहमत हुआ कि कम से कम इस बाढ़ को रोकने के लिए कहीं हमको एक तटबंध तो बनाना पड़ेगा। तौलीन सिंह का लेख मैं इसी दिशा में देख रहा हूँ। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लोग तौलीन सिंह को गाली पड़ने लगी, कल माँ की बहन की पूरा कुनबा खोद के रख दिया संघियों ने। यानी आप सोचिए कि मैंने यदि लिखा कि मैं ये जो
वक्फ बिल का संशोधन, उससे सहमत नहीं हूँ, तो लोग पूछेंगे मुल्ले की औलाद है, इसका बाप कौन है पता करो। यानी हम इस अच्छा। स्तर पे आ गए। और उनका बायो आप देखोगे तो 3 चीज जरूर लिखे होंगे: कट्टर हिंदू, मोदी समर्थक, जय श्री राम। तो और घोर ये राष्ट्रवादी जो ये भी ब्रांड लिखा रहता है, घोर राष्ट्रवादी। राष्ट्र, तो ये आप सोचे कि ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या है। क्योंकि आजकल क्या है कि ट्विटर पे भले ही आप हिंदी में लिख रहे हो, लेकिन कोई आदमी भी अपनी भाषा में उसको तत्काल वहीं पे ट्रांसलेट करके समझ लेता है कि हम हम्म। लोग कितने संस्कारी हैं, हम लोग कितने वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, है ना। सबकी माँ को अपनी माँ और सबके बाप को अपने बाप बना लेते हैं। तो है ना, बिल्कुल। ये शर्मनाक है। और ये सोचना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी इसको कोशिश कर रहा हूँ फॉलो करने की। मुझको कल राहुल देव की इस चीज ने बहुत प्रभावित किया, दौलीन सिंह के लेख ने भी प्रभावित किया कि हम भाषा के मामले में जो बर्बर होते चले जा रहे हैं। तो हमारी जो हम्म। भाषा की खूबसूरती है, देखो भारतीय भाषाओं में खासकर हिंदी से जुड़ी बोलियों की खूबसूरती थी। इसके अंदर जो तंज है, व्यंग है, लोकोक्ति है, वो बड़ी खूबसूरत होती है और आपको मार नहीं करती है, तिलमिला हम्म। तो देती है। हम वो सब भूल रहे हैं, उसकी जगह माँ की बहन पे आ गए बस। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है अश्विनी, इस प्रोग्राम को इसी एंड पे खत्म किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ऑल। Thank you.